तो आज हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल है वो गायक अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में है। पर ये कोई मतलब पुरानी बायोग्राफी या कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं है। ये कुछ बहुत ही मॉडर्न है। यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स के लिए बनाया गया एक पूरा कंटेंट पैकेज कह सकते हैं इसे। इसमें 90 सेकेंड की वीडियो स्क्रिप्ट है, थंबनेल के आइडियाज़ हैं, क्लिकी टाइटल्स हैं और यहाँ तक कि हैशटैग भी दिए गए हैं। तो आज हम इसी पैकेज की एक तरह से चीर-फाड़ करने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि एक लेजेंड की कहानी को आज के डिजिटल पीढ़ी के लिए कैसे पैक किया जा रहा है। ये पैकेज उनकी कहानी को कैसे समेटता है और किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर देता है। चलिए इस कहानी के पीछे की कहानी को समझते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सोर्स हमें सिर्फ अभिजीत के बारे में नहीं बताएगा, ये हमें आज के दौर में कहानियां कहने के तरीके के बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगा। मतलब जब किसी का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ 60 या 90 सेकंड हों, तो आप क्या दिखाते हैं और उससे भी जरूरी क्या छिपाते हैं, ये पूरी पड़ताल इसी पर है। बिल्कुल सही। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये पैकेज अभिजीत के शुरुआती दिनों पर थोड़ी रोशनी डालता है। बताता है कि उनका जन्म कानपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दिल संगीत में था। फिर वो सपनों के साथ मुंबई आ गए। ये सब तो मतलब काफी स्टैंडर्ड लगता है। हाँ, एक आम कहानी जैसी। लेकिन इसमें दो बातें खास तौर पे मेंशन की गई हैं। एक कि वो महान गायक किशोर कुमार से बहुत प्रेरित थे और दूसरी जिस पर लगभग हर कलाकार की कहानी में जोर दिया जाता है कि उन्हें अपना पहला ब्रेक मिलने से पहले सालों तक संघर्ष करना पड़ा। सोर्स में स्ट्रगल फॉर इयर्स यानी सालों तक संघर्ष किया वाक्यांश का इस्तेमाल हुआ है। ये कहानी का एक जरूरी हिस्सा लगता है ना? हाँ, ये कहानी का सेटअप है। देखिए, जब सोर्स सालों के संघर्ष की बात करता है तो वो सिर्फ एक तथ्य नहीं बता रहा है, वो सुनने वालों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना रहा है। एक आउटसाइडर की कहानी जो बड़े शहर में आता है, मेहनत करता है। ये एक यूनिवर्सल थीम है। इससे उनकी कामयाबी और भी बड़ी लगती है। और किशोर कुमार का जिक्र करना, वो भी एक सोची समझी रणनीति है। सोची समझी रणनीति कैसे? ज्यादातर गायक तो उनसे प्रेरित थे ही। हाँ, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल उन्हें एक विरासत से जोड़ने के लिए किया गया है। ये कहने जैसा है कि ये कोई नए नए गायक नहीं थे, ये उस महान परंपरा का हिस्सा हैं जिसमें किशोरदा जैसे दिग्गज थे। ये उन्हें तुरंत एक पहचान और गंभीरता देता है, जिसके लिए ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ता। ये एक शॉर्टकट है उनकी कला की क्वालिटी बताने का। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये एक तरह से उनकी कला को एक ऐतिहासिक संदर्भ देता है। तो इस संघर्ष और प्रेरणा के बाद वो 90 के दशक में आते हैं और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सोर्स उन्हें उस दशक के टॉप प्लेबैक सिंगर्स में से एक बताता है, लेकिन असल फोकस एक ही चीज पर है, शाहरुख खान। शाहरुख खान। सोर्स कहता है कि इन दोनों की जोड़ी ने जादू कर दिया था। ये क्रिएटेड मैजिक शब्द का इस्तेमाल बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ कहता नहीं, ये पूरी कहानी का केंद्र है। आप देखिए, पैकेज आगे बढ़ता है तो अभिजीत एक व्यक्ति से ज्यादा एक आवाज बन जाते हैं, और वो भी किसी और की। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी, ये पैकेज सिर्फ ये नहीं कहता कि उन्होंने शाहरुख के लिए गाया, बल्कि ये बार बार एसआरके's आइकॉनिक वॉइस और द वॉइस बिहाइंड शाहरुख खान जैसे टाइटल्स इस्तेमाल करता है। ये थंबनेल और वीडियो के टाइटल में भी है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ एक फैक्ट बताने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये जानकारी नहीं, ये ब्रांडिंग है। ये एक गायक और एक एक्टर के रिश्ते को एक अविभाज्य पहचान में बदल रहा है। सोचिए, 90 के दशक में कुमार सानू और उदित नारायण भी शाहरुख के लिए गा रहे थे और उनके गाने भी सुपरहिट के। बिल्कुल, लेकिन इस पैकेज ने उन सबको साइड करके सिर्फ अभिजीत को द वॉइस का तमगा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो ये एक तरह से इतिहास को दोबारा लिखने जैसा है, ताकि एक साफ और असरदार कहानी बनाई जा सके। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये उस दौर की जटिलता को हटाकर एक सीधी साधी यादगार कहानी बना रहा है। और डिजिटल मार्केटिंग के नजरिए से देखें तो #SRK वॉइस इस बात पर मोहर लगा देता है। ये अभिजीत को एक ऐसे टैग से जोड़ता है जिसे आसानी से खोजा और पहचाना जा सकता है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या शाहरुख खान का वो रोमांटिक हीरो वाला अंदाज, वो थोड़ी शरारत वाला चार्म अभिजीत की आवाज के बिना उतना ही असरदार होता है? ये सोर्स तो यही कह रहा है कि नहीं होता। ये बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है, और इस ब्रांडिंग को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका तो
गानों से ही होगा, है ना? चलिए, अब उन गानों की बात करते हैं जिनका जिक्र इस 90 सेकंड की वीडियो स्क्रिप्ट में किया गया है। लिस्ट छोटी है, पर मुझे लगता है कि हर गाना किसी वजह से चुना गया है। इसमें शामिल हैं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, जरा सा झूम लूं मैं, बादशाह, ओ बादशाह और चांद तारे। ये गाने सुनते ही पूरा 90s का दशक आंखों के सामने घूम जाता है। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि ये सब एक जैसे गाने नहीं है, इनमें काफी वैरायटी है। ये वैरायटी ही तो पॉइंट है। इन गानों का चुनाव बहुत स्मार्ट है। ये सिर्फ हिट गाने नहीं हैं, ये शाहरुख खान के करियर और उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के अलग अलग रंगों को दिखाने के लिए चुने गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, यस बॉस से। ये वो नर्म दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गाना है जिसने शाहरुख की लवर बॉय इमेज को पक्का किया। हाँ, वो सीधा साधा दिल जीतने वाला शाहरुख। बिल्कुल। फिर आता है जरा सा झूम लूं मैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। ये चुलबुला, मस्ती भरा और थोड़ा बागी गाना है। ये दिखाता है कि अभिजीत की आवाज में सिर्फ नरमी ही नहीं, एक तरह की शरारत भी थी। वही तो शरारत जो शाहरुख के किरदार पर एकदम फिट बैठती थी। ये उनकी रेंज दिखाता है। और फिर आता है बादशाह, ओ बादशाह। ये तो एक गाना कम, एक घोषणा ज्यादा लगता है। यही तो, बादशाह टाइटल ट्रैक उनके किंग ऑफ बॉलीवुड वाले टैग को आवाज दे रहा था। ये गाना उनके स्टारडम का एंथम बन गया। अभिजीत की आवाज में वो अक्कड़, वो स्वैग था जिसने पर्दे पर शाहरुख के किरदार को लार्जर देन लाइफ बना दिया। और आखिर में चांद तारे, यस बॉस से। ये तो मेरा पसंदीदा है। ये एक आम लड़के के बड़े सपनों का गाना है। ये उस दौर के युवाओं से सीधे कनेक्ट करता था। तो इन 4 गानों से सोर्स ने शाहरुख के 4 अलग अलग चेहरे दिखा दिए। रोमांटिक, चुलबुला, बादशाह और सपने देखने वाला। और हर चेहरे के पीछे आवाज एक ही थी। मतलब ये गाने सिर्फ उनकी सिंगिंग दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये साबित करने के लिए हैं कि अभिजीत की आवाज शाहरुख के हर रूप में ढल सकती थी। वो सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि शाहरुख के किरदारों की आत्मा थे। सोर्स में एक लाइन है, उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में बसती है। इन गानों को देखकर लगता है कि ये लाइन सिर्फ अभिजीत के लिए नहीं, बल्कि उस पूरी जोड़ी के लिए लिखी गई है। बिल्कुल, ये गाने सांस्कृतिक यादें हैं, कल्चरल माइलस्टोन्स हैं। ये पैकेज इन यादों का इस्तेमाल करके अपनी कहानी को और मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाके जब ये सोर्स मटेरियल अभिजीत की विरासत को दमदार आवाज, सदाबहार गाने और भारतीय संगीत के इतिहास में एक प्रतिष्ठित नाम जैसे बड़े बड़े शब्दों से परिभाषित करता है, तो वो असल में क्या कह रहा है? अगर हम इन भारी शब्दों के पीछे देखें तो उनकी विरासत को 2 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया गया है। पहला, वो 90 के दशक की पहचान वाली आवाज थे। सोर्स उन्हें वॉइस ऑफ द 90s कहता है और 90 के दशक को हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर बताता है। ये बहुत चालाक मूव है। कैसे? इससे वो सिर्फ एक गायक नहीं रहते, बल्कि एक पूरे सुनहरे दौर के प्रतीक बन जाते हैं। और दूसरा स्तंभ तो साफ है, शाहरुख खान। हाँ, और शायद ये ज्यादा मजबूत स्तंभ है। देखिए, ये सोर्स एक सोशल मीडिया कंटेंट प्लान है। इसका मकसद कोई गहरी जटिल सच्चाई बताना नहीं है। इसका मकसद है एक ऐसी कहानी बताना जो आसानी से समझ आए, याद रहे और शेयर की जाए। और अभिजीत विल इक्वल टू एसआर के इस वॉइस वाली कहानी तो बहुत असरदार है। बिल्कुल, ये नॉस्टैल्जिया और स्टार पावर का एक जबरदस्त कॉकटेल है। हाँ, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। इस साफ सुथरी कहानी को बनाने के लिए क्या कुछ छोड़ा भी गया है? मेरा मतलब है, अभिजीत का करियर सिर्फ शाहरुख खान तक तो सीमित नहीं था। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इस पैकेज की असली कहानी बताता है। हाँ। जो इसमें नहीं है वो उतना ही जरूरी है जितना कि जो इसमें है। सोचिए, अभिजीत ने दूसरे एक्टर्स के लिए कितने बड़े हिट गाने गाए। गोविंदा के लिए हुस्ने सुहाना, सुनील शेट्टी के लिए धड़कन का टाइटल ट्रैक, बिल्कुल, अक्षय कुमार और सैफ अली खान के लिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। ये गाने अपने आप में आइकॉनिक हैं। तो फिर उन्हें इस 90 सेकंड की कहानी में जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो इस कहानी को जटिल बना देते। अगर आप गोविंदा या सुनील शेट्टी का जिक्र करते तो अभिजीत इज इक्वल टू एसआर के वॉइस वाला सीधा सरल मैसेज वो कमजोर पड़ जाता। कहानी उतनी क्लीन नहीं रहती। सही कहा। डिजिटल कंटेंट की दुनिया में अक्सर सादगी और असर के लिए बारीकियों की बलि दे दी जाती है। इस पैकेज ने अभिजीत की बहुमुखी प्रतिभा, मतलब उनकी वर्सेटैलिटी को हटाकर उनकी एक खास पहचान को और भी मजबूत करने का फैसला किया। ये एक मार्केटिंग चॉइस है, ऐतिहासिक सच्चाई नहीं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने आज एक ऐसे सोर्स को देखा जो असल में एक लेजेंड को डिजिटल युग में फिर से पेश करने का एक ब्लूप्रिंट है।
ये हमें सिखाता है कि आज के दौर में जहाँ लोगों का ध्यान कुछ सेकंड्स का होता है, वहाँ किसी की लंबी चौड़ी कहानी को एक छोटे असरदार कैप्सूल में कैसे बदला जाता है। हाँ, ये संक्षिप्त है। ये सबसे बड़ी और सबसे पहचाने जाने वाली उपलब्धि पर फोकस करता है और कहानी को और बड़ा बनाने के लिए उसे एक दूसरे बड़े सितारे के साथ कसकर बांध देता है। बिल्कुल। इससे एक बात साफ होती है कि किसी की विरासत सिर्फ उसके काम से नहीं बनती, बल्कि उस काम के बारे में सुनाई जाने वाली कहानी से भी बनती है। और इस सोच के हिसाब से अभिजीत के डिजिटल कहानी का हीरो शाहरुख खान के साथ उनका अटूट रिश्ता ही है। ये उनकी पहचान का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली शॉर्टकट है, जिसे इस पैकेज ने बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है। जब एक गायक की आवाज किसी एक अभिनेता के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाती है, जैसा कि इस सोर्स पैकेज में दिखाया गया है, तो क्या ये उनकी विरासत को और बड़ा बनाती है या फिर उनकी अपनी पहचान को कहीं ना कहीं सीमित कर देती है? शाहरुख की आवाज कहलाना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, एक ऐसी साझेदारी का सबूत जो इतिहास में दर्ज हो गई, या फिर ये टैग इतना बड़ा हो जाता है कि वो गायक की अपनी व्यक्तिगत पहचान पर हावी हो जाता है? हम भूल जाते हैं कि वो सिर्फ शाहरुख की आवाज नहीं थी, वो अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज थे। शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है,